अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर फाइन और स्टडीज भी जारी रखी हुई होंगी। देखो कुछ रिक्वेस्ट आ रही थी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के सिलेबस के बारे में, जो कंडेंस सिलेबस या रिड्यूस सिलेबस आया है, तो उसके बारे में कुछ कंफ्यूजन्स थी। स्टूडेंट्स चाह रहे थे कि एक एक्सप्लेनेशन वीडियो में बनाऊं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना उसको अपलोड कर दिया जाए। और एक डॉक्यूमेंट भी है, पीडीएफ डॉक्यूमेंट है, जो मैं आपको बता रहा हूँ। वो अभी फिलहाल आप कॉपी पे नोट कर लो, ज्यादा अच्छा है। नहीं तो फिर जो है वो जो डॉक्यूमेंट डाउनलोड करोगे ना, उसको डाउनलोड करने के बाद मेरी इन बातों को जब समझोगे तो ज्यादा आसानी से समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री की तैयारी करनी है। अब देखो, ये जो स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है आप लोगों को, ये केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर जो लिखा हुआ है, एक्चुअली ये वही नोटिफिकेशन है जो कि सिंध गवर्नमेंट की तरफ से आया था। और यहाँ पे कुछ टॉपिक्स गिवन है। तो बेसिकली बात यह है कि टॉपिक का इन्होंने मेजर टॉपिक तो लिख दिया, लेकिन अब उसके अंदर ही बहुत सारी चीजें शामिल होती हैं। तो स्टूडेंट्स ना बड़े कंफ्यूज हो रहे थे कि कौन कौन सी न्यूमेरिकल्स हैं जिन्हें हमें करना है और कौन कौन से सब टॉपिक्स हैं जिन्हें हमें करना है। तो ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ वन बाय वन। तो हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। देखो मैंने डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है, यहाँ पे आप देखोगे तो आपको मिल जाएगा कि जो टॉपिक है ना सिग्निफिकेंट फिगर्स का, इसमें आपने सबसे पहले जो रूल्स फॉर काउंटिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स है उनको स्टडी करना है। ठीक है ना, सारे के सारे रूल समझने हैं और राउंड ऑफ करने के जो सारे के सारे रूल्स थे उनको समझना है। ठीक है, और फिर ये जो सिग्निफिकेंट फिगर्स के जो यूज था इन एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, डिफरेंट एग्जांपल्स बुक में भी हैं और आप प्रैक्टिस भी करेंगे, तो उनको जो है वो इस्तेमाल करना। और फिर जनरल एप्लीकेशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, यानी कि अगर हमें कोई भी क्वेश्चन दिया जाता है जिसके अंदर जो है वो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, बहुत सारे फंक्शन हो सकते हैं, तो वहां पर हम कैसे अप्लाई करें सिग्निफिकेंट फिगर्स को। तो ये जो पहला टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर का, वो इसी तरीके से आप लोग कंप्लीट कर लोगे जब ये सारे के सारे टॉपिक्स जो मैंने आपको बताया उनको पढ़ोगे। अच्छा, सेकंड जो है वो इंपेरिकल फॉर्मूले वाला टॉपिक है 1.5 बुक के मुताबिक। और इसमें आपने क्या क्या समझना है, सबसे पहले आपने स्टेप्स को समझना है टू फाइंड इंपेरिकल फॉर्मूला। इंपेरिकल फॉर्मूले को समझने के लिए कुछ स्टेप्स हैं जो कि फाइंड करने के हैं, सॉरी। तो वो बुक के अंदर गिवन है, नोट्स में भी होंगे, आप लोग वहां से स्टडी करोगे सबसे पहले। और जो एग्जाम्पल बुक के अंदर है वो भी, और प्लस कुछ जो मैं लेक्चर में अपलोड करूंगा उनसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इंपेरिकल फॉर्मूला फाइंड करने की। ठीक है जी। उसके बाद तीसरा जो टॉपिक है सिलेबस के मुताबिक 1.6 मॉलिक्यूलर फार्मूला, इधर भी मेंशन है। तो जिस तरीके से एम्पिरिकल फार्मूला को समझा था, फिर एम्पिरिकल फार्मूले की मदद से मॉलिक्यूलर फार्मूला किस तरह से फाइंड होता है वो स्टेप समझने हैं, और फिर वो जो एग्जांपल्स हैं बुक के अंदर उनको सॉल्व करोगे। ठीक है, तो इस तरीके से मॉलिक्यूलर फार्मूले वाला टॉपिक मुकम्मल हो जाएगा। वैसे चैप्टर नंबर 1 है, बहुत आसान है, ज्यादातर स्टूडेंट्स को इसमें कोई प्रॉब्लम होती नहीं है। अच्छा, फिर कैलकुलेशन बेस्ड ऑन केमिकल इक्वेशन जो 1.8 है ये शामिल है। और इसके अंदर 3 रिलेशनशिप है जिनकी प्रैक्टिस करनी है। बेसिकली मास मास रिलेशनशिप है, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप है और वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप है। ये तीनों रिलेशनशिप्स की प्रैक्टिस करनी है। जी हाँ, तीनों शामिल है। और फिर जब ये चैप्टर मुकम्मल कर लोगे तो फिर इसके बाद आप क्या करोगे, जो प्रोग्रेस टेस्ट 1 है, यानी कि जो न्यूमेरिकल्स हैं कौन कौन से करने हैं जो इन टॉपिक से रिलेटेड है, तो वो है 1, 2, 3, 4 और 7 से लेके 12 तक जितने भी हैं वो सारे के सारे शामिल है हमारे कंडेंस सिलेबस में। तो इस तरीके से चैप्टर नंबर 1 की तैयारी मुकम्मल हो जाएगी और बहुत आसानी के साथ आप लोग तैयारी कर सकते हो। ठीक है, फिर जो सेकंड पार्ट था वो था हमारे पास द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। इसके मुताबिक ये 2.1 और 2.14 पॉलीमॉर्फिज्म तक है। ठीक है ना, चैप्टर नंबर 2 है। इसके कुछ टॉपिक्स यहाँ पे लिखे हैं, लेकिन अब उन टॉपिक्स में क्या क्या पढ़ना है तो देख लो तफसील। ये आ गई काइनेटिक थ्योरी के अंदर, सिर्फ पॉस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी को समझना है। ठीक है ना, जो भी पॉस्टुलेट्स है उनको याद कर लेना है, समझ लेना है। अच्छा, गैस लॉज एक टॉपिक बस उन्होंने लिख दिया। हालांकि गैस लॉज के अंदर आप बॉयल्स लॉ भी पढ़ोगे, चार्ल्स लॉ पढ़ोगे, एवोगाड्रोस लॉ पढ़ोगे, और उसके बाद जाके जनरल गैस इक्वेशन को आप ड्राइव कर पाओगे। और जब ये सब ड्राइव हो जाएंगे तो उसके बाद बारी आएगी हमारे ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन की। ठीक है ना, यानी कि ये तो बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रोस लॉ और जनरल गैस इक्वेशन ये तो एक ही साथ है। ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन अलग से है, लेकिन उसको भी स्टडी करना है। 2.7 पर विस्कोसिटी है। विस्कोसिटी का कॉन्सेप्ट ग्रैब कर लो, यूनिट देख लो, कुछ की वैल्यूज अगर अंदाजा लगा सकते हो तो वो भी जो टेबल बना हुआ है उससे आप समझ जाओगे। 2.8 में है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन को स्टडी करोगे तो उसमें कैपिलरी एक्शन लाजमी तौर पे समझना है, साइंटिफिक रीजन के अंदर काम में आने वाला है। तो सरफेस टेंशन का टॉपिक समझ लो और कैपिलरी एक्शन भी शामिल है। अच्छा, वेपर प्रेशर के अंदर भी वेपर प्रेशर का पूरा टॉपिक, डेफिनेशन वगैरह। और फिर जो काइनेटिक थ्योरी उसको एक्सप्लेन करती है
एक्सप्लेनेशन ऑफ एवापोरेशन एंड वेपर प्रेशर, ये चीज भी ना शामिल है वेपर प्रेशर के टॉपिक में। एक पैराग्राफ है बुक के अंदर और नोट्स के अंदर ही मेंशन है, वहां से स्टडी किया जा सकता है। फिर आ जाओ सॉलिड्स के जो टॉपिक्स थे, जिनमें सबसे पहले आ रहा है टाइप्स ऑफ क्रिस्टल्स। टाइप्स ऑफ क्रिस्टल जो चारों टाइप्स हैं, एटॉमिक क्रिस्टल्स, आयनिक क्रिस्टल्स, कोवेलेंट एंड मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स, उनको समझना है, एग्जांपल्स याद रखनी है। आइसोमॉर्फिज्म के टॉपिक के अंदर सबसे पहले तो ये जो आइसोमॉर्फिज्म है उसको आप समझोगे, और जो प्रॉपर्टीज थी आइसोमॉर्फिक सब्सटेंसेस की उनको समझना है, ठीक है ना। आइसोमॉर्फिज्म है ये, आइसोमॉर्फिज्म एंड प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोमॉर्फिक सब्सटेंसेस, उनको याद करना है। हाँ, पॉलीमॉर्फिज्म में कंफ्यूजन आ रही थी कि कैसे पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ना है। जी नहीं, पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ना है और साथ साथ यूनिट सेल के बारे में भी स्टडी करना है, ठीक है। ये स्टडी कर लोगे तो फिर पॉलीमॉर्फिज्म का ही सब टॉपिक है क्रिस्टल सिस्टम। कुछ स्टूडेंट पूछ रहे थे कि क्या क्रिस्टल सिस्टम को हटा दिया गया? नहीं, क्रिस्टल सिस्टम को नहीं हटाया, याद रखो वो एक सब टॉपिक है पॉलीमॉर्फिज्म का। तो पॉलीमॉर्फिज्म जब स्टडी करोगे तब जाके कंप्लीट होगा, जब आप ये 7 क्रिस्टल सिस्टम्स को स्टडी कर लोगे। और इसी तरीके से जो हमारे पास प्रोग्रेस टेस्ट 2 है, यानी कि इस चैप्टर के न्यूमेरिकल और साइंटिफिक रीजंस हैं, तो 3 है, 4 है, 7 to 9 है, ठीक है ना। और जो भी साइंटिफिक रीजंस हैं वो भी न्यूमेरिकल सब मैंने शामिल कर दिए हैं। 16 है, 21, 22, 23 एंड देन 24। तो ये न्यूमेरिकल और जो साइंटिफिक रीजंस हैं वो सब शामिल हो जाएंगे फ्रॉम चैप्टर नंबर 2। नोटिफिकेशन के मुताबिक चैप्टर नंबर 3 पर आ जाइए, सबसे ज्यादा इसी का ही शामिल है, ये आ गया, ठीक है, स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये सारे के सारे टॉपिक्स हैं और अच्छी खासी तफसील है इस चैप्टर की, और वैसे ही चैप्टर बहुत लंबा है तो बताते। अच्छा, जब आप क्रूक्स ट्यूब या डिस्चार्ज ट्यूब वाला टॉपिक देखोगे तो डिस्चार्ज ट्यूब का एक्सपेरिमेंट तो समझना ही है, साथ साथ प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज जो है उनको मुकम्मल तरीके से याद करना है। रेडियो एक्टिविटी के टॉपिक में रेडियो एक्टिविटी समझना है, थोड़ी सी हिस्ट्री समझनी है जो भी गिवन है बुक के अंदर, और फिर प्रॉपर्टीज जो है अल्फा, बीटा एंड गैमा की, ये स्टडी करोगे तब जाके टॉपिक मुकम्मल होगा ये रेडियो एक्टिविटी वाला, यानी कि कंफर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। 3.5 में चैडविक एक्सपेरिमेंट है, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन है, तो वो बस एक इक्वेशन थी, न्यूक्लियर इक्वेशन, उसको समझना है। बहुत छोटा टॉपिक है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन का, लेकिन फिर भी उसको शामिल है सिलेबस में, तो कहीं ना कहीं से हमारे पेपर में भी मौजूद होगा। इसी तरीके से प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी जो है, कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटा समझ लो और प्लैंक्स लॉ समझ लो, वो भी बहुत छोटा सा टॉपिक है, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फर्दर टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर। उनको समझने के लिए, एटॉमिक स्ट्रक्चर को समझने के लिए प्लैंक्स लॉ जरूरी है, और मुझे खुशी हुई कि ये रिड्यूस नहीं करा, एटलीस्ट कॉन्सेप्ट तो होना ही चाहिए। 3.8 पर आ जाइए। 3.8 में आ गया है स्पेक्ट्रा, और स्पेक्ट्रा में जाहिर सी बात है स्पेक्ट्रा और उसकी टाइप्स हैं, लाइन स्पेक्ट्रा, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा, ये स्टडी करना है आपने, स्पेक्ट्रा के कॉन्सेप्ट को ग्रैब करना है। फिर बारी आएगी आपके पास बोहर्स थ्योरी की। बोहर्स थ्योरी में जो पॉस्टुलेट्स हैं बोहर एटॉमिक मॉडल के, बोहर थ्योरी के, वो पॉस्टुलेट्स याद रखने हैं, ठीक है, उनको याद करना है। और फिर जब उनको याद कर लोगे तो उसी को अप्लाई करना है टू फाइंड द रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम के जो nth ऑर्बिट के रेडियस के एक डेरिवेशन है वो आपने याद करनी है। और फिर जो एक्सप्रेशन थी एनर्जी की, और फिर आगे जाके वेव नंबर के लिए बन रही थी, वो आपने स्टडी करनी है। यानी कि बोहर का जो टॉपिक है ना, उसके अंदर पोस्टुलेट्स आ गए बोहर एटॉमिक मॉडल के, फिर रेडियस वाला आ गया, और फिर एनर्जी और वेव नंबर वाला टॉपिक आ गया। इस तरीके से हमारा ये बोहर एटॉमिक मॉडल मुकम्मल हो जाएगा। फिर बारी आएगी हाइजेनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को समझने की, और ये समझना है कि क्यों हम लोकेट नहीं कर सकते इलेक्ट्रॉन को एटम के अंदर, जैसे कि उससे पहले लोग करते थे, साइंटिस्ट करते थे। तो हाइजेनबर्ग का पूरा जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है विद एक्सप्रेशन, उसको आपने याद रखना है। 3.16 में एनर्जी लेवल्स और एनर्जी जो सब लेवल्स है उनको समझना है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किस में कितने होते हैं, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किस में कितने हैं ये बात समझनी है। 3.17 में ऑर्बिटल्स का कॉन्सेप्ट है और क्वांटम नंबर्स का कॉन्सेप्ट है। तो आपने चारों के चारों जो क्वांटम नंबर्स हैं उनके कॉन्सेप्ट को याद करना है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कौन सा है, अजीमुथल क्वांटम नंबर कौन सा है, मैग्नेटिक और स्पिन क्वांटम नंबर, ये चारों क्वांटम नंबर्स के जो कॉन्सेप्ट्स हैं इनको समझना है, ठीक है। इसके बाद फिर पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की बारी आती है, और सब डिवीजन ऑफ एनर्जी लेवल्स जो टेबल है उसको समझना, याद करना, वैल्यूज देखनी है उसकी। शेप ऑफ ऑर्बिटल्स के अंदर सिर्फ हमारे पास 2 ही ऑर्बिटल्स हैं जो हमें समझने हैं, एस और पी ऑर्बिटल है।
ठीक है ना। डी और एफ जो है वो हमारे बुक के स्कोप से बाहर की बात है, इस वजह से सिर्फ और सिर्फ एस और पी ऑर्बिटल्स की शेप को समझना है कि ये शेप ऐसी क्यों होती है, अगर स्फेरिकल है तो क्यों है, डम्बल शेप है तो क्यों है। और फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर ऑफ पावर प्रिंसिपल है, n+1 रूल है, हर्ट्ज रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी है। ये आपने स्टडी करना है कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जाती है। और प्रोग्रेस टेस्ट के अंदर सिर्फ 8 का सी पार्ट है, उसको आपने देखना है, ठीक है, ताकि आप जो है वो प्रैक्टिस कर लो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाली। 8 का सी जो है ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। नंबर 4 अगर देखा जाए तो इन्होंने शामिल किया है सिलेबस के अंदर, बस इतनी टॉपिक है। डायपोल मूवमेंट, बॉन्ड एनर्जी, सिग्मा पाई बॉन्ड, हाइब्रिडाइजेशन, शेप ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल्स एंड देन हाइड्रोजन बॉन्ड। इसको मैंने जब सब डिवाइड किया आपकी आसानी के लिए, तो वो ये है कि डायपोल मूवमेंट जब समझोगे तो डायपोल मूवमेंट क्या है, कॉन्सेप्ट समझना है, उसका यूनिट समझना है, डायपोल मूवमेंट किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, और उसकी जो एग्जांपल्स हैं उनको स्टडी करना है। ठीक है, तो ये डायपोल मूवमेंट वाला टॉपिक पूरा हो जाएगा। इसी तरीके से सेकंड 4.7 जो बॉन्ड एनर्जी है, बॉन्ड एनर्जी उसकी एग्जांपल्स ऑफ फैक्टर्स जो कि अफेक्ट करते हैं बॉन्ड एनर्जी को, इसके फैक्टर्स गिवन है, उसको समझना और मिसालें भी याद रखनी है। सिग्मा पाई बॉन्ड का कॉन्सेप्ट मुकम्मल, जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है, सिग्मा बॉन्ड की क्या खास बात है, पाई बॉन्ड की क्या खास बात है। हाइब्रिडाइजेशन पहले समझना है, उसके बाद sp3 sp2 और sp हाइब्रिडाइजेशन, उनकी शेप वगैरह ये सब समझना है कि क्यों लीनियर होता है, क्यों लीनियर नहीं होता, ये सब बातें। फिर 4.10 के अंदर शेप ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल, जो दो मॉडल्स थे, दोनों के दोनों मॉडल समझने, यानी कि पहला द इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन मॉडल है और दूसरा है हाइब्रिड ऑर्बिटल मॉडल। तो इन दोनों को आपने लाजमी तौर पे याद रखना है इस टॉपिक से, शेप ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल से। और फिर आखिरी बात आती है हाइड्रोजन बॉन्ड की, तो हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है उसको समझ जाओ, और फिर जो ग्राफ है, जो फिगर है, जिससे आप एबनॉर्मल मेल्टिंग और बॉइलिंग के बारे में समझ सकते हो, और जो एनॉर्मलस बिहेवियर है, फॉर एग्जांपल एनॉर्मलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर क्यों होता है, आइस का स्ट्रक्चर ऐसा क्यों होता है, ये सारी की सारी बातें ये हाइड्रोजन बॉन्ड के अंदर शामिल है, इनको समझना है। और इस चैप्टर से कोई भी जो न्यूमेरिकल है वो शामिल नहीं है। ओके, नंबर 5 में आ गया हमारे पास एनर्जेटिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, काफी फिजिक्स से रिलेटेड है ये जो टॉपिक्स हैं चैप्टर नंबर 5 के। ओके, सबसे पहले थर्मोडायनेमिक टर्म्स को समझना है, सिस्टम किसे कहते हैं, सराउंडिंग किसे कहते हैं, स्टेट किसे कहते हैं, ये आपने पूरा टॉपिक ग्रेप करना है। और फिर इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टीज के दरमियान में डिफरेंस समझना है, उनकी मिसालों को याद रखना है, जो कि बहुत काम में आ जाएंगी इन MCQs। 5.2 के अंदर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जिसमें उसकी स्टेटमेंट समझो और एप्लीकेशन समझनी है आइसोबैरिक और आइसोकोरिक प्रोसेसेस के अंदर। दो प्रोसेसेस हैं, एक वो जिसमें प्रेशर कांस्टेंट है एट कांस्टेंट प्रेशर एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और वो डेरिवेशन हुई हुई है, तो वो जो एप्लीकेशंस है वो आपने इसी में शामिल है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अंदर। तो जब स्टडी करोगे ना स्टेटमेंट, तो वो दोनों एप्लीकेशन भी शामिल होंगी। इसी तरीके से बारी आएगी 5.5 की, हैसेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। इसमें सिर्फ उसकी एक स्टेटमेंट है और एक्सप्लेनेशन है, कंप्लीट हो जाएगा टॉपिक। 5.6 हीट ऑफ फॉर्मेशन, और हीट ऑफ फॉर्मेशन की कैलकुलेशन की बहुत प्रैक्टिस करनी है भाई। जो एग्जांपल्स हैं उनको तो देखो ही देखो, साथ साथ जो न्यूमेरिकल है उसमें भी ये हीट ऑफ फॉर्मेशन के न्यूमेरिकल शामिल है, और डेफिनेशन भी समझनी है। और प्रोग्रेस टेस्ट जो है, जो प्रोग्रेस टेस्ट 4 है, उसके अंदर आपने क्या करना है, सॉरी 5 है, प्रोग्रेस टेस्ट होगा चैप्टर 5 का, उसके अंदर से आपने 3-4 सवाल करने, 4 का बी पार्ट न्यूमेरिकल, 5 का बी पार्ट, और 6 एंड 7। तो ये जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है इसके न्यूमेरिकल भी हो जाएंगे, और हीट ऑफ फॉर्मेशन के न्यूमेरिकल्स भी हो जाएंगे। बस हम यही चाह रहे थे, जो कि गिवन है सिलेबस में। चैप्टर नंबर 6 केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम आ गया ये, और हम बताते हैं इसके टॉपिक्स आपको। इक्विलिब्रियम स्टेट को समझना है, और जो ग्राफ बना हुआ है उसको बिल्कुल प्रैक्टिस करनी है कि वो ग्राफ क्या है, किस तरीके से एक्सप्लेन करना है। इसी तरीके से द लॉ ऑफ मास एक्शन, जिसे इक्विलिब्रियम लॉ कहते हैं, तो पहले तो वो लॉ आप समझोगे, और फिर केसी और केपी दोनों का कॉन्सेप्ट आपने ग्रैब करना है इस टॉपिक से। फिर 6.4 पर डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, किस तरीके से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम फाइंड करते हैं। तो इथाइल एसीटेट इक्विलिब्रियम है, हाइड्रोजन आयोडाइड इक्विलिब्रियम है, और जो मिसालें हैं ये सारी की सारी इस टॉपिक से रिलेटेड है। लंबा टॉपिक है, इसको समझना है, ठीक है ना, शामिल है ये।
क्योंकि इसमें भी स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन थी काफी। और 6.5 एप्लीकेशन ऑफ द लॉ इक्विलिब्रियम, जो लॉ इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम लॉ, इसकी जो एप्लीकेशंस है 2 तरीकों से काम में आता है और वो प्रैक्टिस भी करनी है कि हम किस तरीके से प्रिडिक्ट कर सकते हैं डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन और हम किस तरीके से एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो वो जो भी रूल्स हैं, जो गाइडलाइंस हैं, उनको समझना है कि हाउ वी कैन प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन एंड हाउ वी कैन प्रिडिक्ट द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन यूजिंग लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, और इसी तरीके से 6.6 आ जाएगा, आखिरी टॉपिक, लेकिन बहुत ही लंबा टॉपिक है ये, फैक्टर्स अफेक्टिंग बैलेंस ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, जिसके अंदर आपने ये चारों के चारों स्टडी करने हैं। कंसंट्रेशन जो चेंज हो रही है उसका क्या इफेक्ट है, टेम्परेचर चेंज का क्या इफेक्ट है, प्रेशर चेंज का क्या इफेक्ट है, और क्या होता है कैटलिस्ट का इफेक्ट इक्विलिब्रियम पे। चारों के चारों टॉपिक्स को ग्रैब करना है, ठीक है ना, इन सब के इफेक्ट्स को। और जब बारी आएगी प्रोग्रेस टेस्ट की तो 6, 7, 8, 12, 13 एंड 14 का ओनली बी पार्ट होगा, क्योंकि न्यूमेरिकल मैंने रखे हैं इसके अंदर। ये जो मैंने आखिरी प्रोग्रेस टेस्ट बता रहा हूं ना, क्वेश्चन तो खैर बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने स्पेशली न्यूमेरिकल रखे हैं अलग अलग ना प्रोग्रेस टेस्ट के अंदर। सेकंड लास्ट यानी कि हमारा चैप्टर नंबर 7 जो है, आप देखिए सोल्यूशन एंड इलेक्ट्रोलाइट्स रखा है, जिसमें कुछ टॉपिक्स इन्होंने रखे हैं यहाँ पर, और ये आ गए उनके सब टॉपिक्स। हाइड्रेशन समझना है, और हाइड्रेशन के जो फैक्टर्स हैं, मतलब जिन पर हाइड्रेशन डिपेंड करती है, वो फैक्टर्स याद करने हैं। हाइड्रोलिसिस, उसकी डिफरेंट एग्जांपल्स हैं, इक्वेशंस हैं, उसको समझना है। थ्योरी ऑफ आयनाइजेशन के अंदर जो आयनिक थ्योरी है उसको ग्रैब करना है, उसका कॉन्सेप्ट समझना है आपने, ये 7.4 में। और फिर 7.7 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वो है ऑक्सीडेशन नंबर को समझना, जिसमें आप सबसे पहले तो डेफिनेशन याद कर लो कि ऑक्सीडेशन नंबर की, और जो गाइडलाइंस थी जिससे हम ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करते हैं, जो सारे के सारे स्टेप्स थे, उनको आपने याद करना है, अप्लाई करना है। अच्छा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन की दोनों डेफिनेशन 1 भी है, डेफिनेशन 2 है, ये शामिल है। इसी तरीके से आयन इलेक्ट्रॉन मेथड जो था, जो कि हम बैलेंसिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो आपने जो एग्जाम्पल्स दिए हैं बुक में, उनकी प्रैक्टिस करनी है, ताकि फिर न्यूमेरिकल के अंदर अप्लाई कर सको। तो ये रूल समझने बेसिकली ना। इंडिकेटर्स का एक छोटा सा टॉपिक है कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं और फिर उनका क्या क्या बिहेवियर है, डिफरेंट बिहेवियर इन डिफरेंट कंडीशंस। और प्रोग्रेस टेस्ट के अंदर 5 का बी पार्ट और 7 करना है सिर्फ, तो उसके अंदर ऑक्सीडेशन रिडक्शन यानी आयन इलेक्ट्रॉन मेथड की प्रैक्टिस हो जाएगी, और फिर ऑक्सीडेशन नंबर डिटरमाइन करने की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। फाइनली हमारे पास आ रहा है चैप्टर नंबर 8, रेट है, रेट एंड वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन और फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। अच्छा, इसके तो सारे ही न्यूमेरिकल है, बहरहाल ये अभी देख लो। सबसे पहले हमें रेट और वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन, ग्राफ से किस तरीके से वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ रेट जो है, रिएक्शन के रेट के लिए फॉर्मूला है, उसको समझना है। और फिर जो 6 के 6 फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को, एक लंबा सा टॉपिक है, उसको आपने डील करना है, और दरमियान में जो भी छोटे मोटे टॉपिक आएंगे वो सब इसके अंदर शामिल होंगे। और इसी तरीके से मैंने आपको बताया, इसके अंदर तो खैर सारे के सारे 1 से लेकर 7 तक जो भी न्यूमेरिकल हैं वो कंडेंस सिलेबस में शामिल हैं। ठीक है भाई, तो इस तरीके से ये हो गया हमारा फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का पूरा सिलेबस, जो कि रिड्यूस सिलेबस है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, डॉक्यूमेंट मैं कमेंट के अंदर अटैच कर दूंगा, पहले ही कमेंट के अंदर, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। और बाकी इस वीडियो को शेयर करो उन स्टूडेंट्स के साथ जिनको कंफ्यूजन हो रही हो केमिस्ट्री में, तो जाहिर सी बात है उनके लिए भी आसानी हो जाएगी। आई होप आप लोगों की प्रॉब्लम तो अब काफ़ी हद तक मैंने सिलेबस समझने के लिहाज से तो ख़त्म कर दी होंगी, लेकिन अब सारी बात यह है कि आपने इन सबको स्टडी करना है, और स्टडी के दौरान अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कुछ भी परेशानी हो रही है, तो आप बिल्कुल मुझसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन के अंदर, मैं इंशाल्लाह रिप्लाई करूंगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।